हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दिस इज़ सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट लेक्चर है आपका रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान की डेफिनेशन क्या है। हमारा जो संविधान है इंडिया का बहुत ही प्यारा संविधान है, ठीक है। संविधान होता है क्या बेसिकली, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर रखे हैं ताकि जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से वर्क कर सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर है हमारा संविधान। संविधान क्यों फ्लेक्सिबल इन नेचर क्यों है? बिकॉज उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे संविधान में भी चेंजेस लाए गए ताकि वो अपडेट होता रहे और सही तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क करे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन रहता है ये पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई 1600 में हमारी कंट्री में एज अ व्यापारियों के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई? ब्रिटेन से आई। वो कहाँ गई? अपने ईस्ट साइड गई। ईस्ट साइड हमें आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा, इसको इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। जो ब्रिटिश आए थे एज अ ट्रेडर आए थे हमारी कंट्री में 1600 इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 में क्या हुआ? 1765, ये अगर आपको डेट याद है तो इससे पहले एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बैटल ऑफ बक्सर है किस किस के बिटवीन हुई। ये आपका क्वेश्चन है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत की फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बैटल्स हुई थी ये कौन कौन सी ईयर में हुई थी और किस किस के बिटवीन हुई थी, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। 1765 में क्या हुआ? कंपनी ने अपने ट्रेडिंग फंक्शंस करने स्टार्ट कर दिए, जिसको दीवानी राइट्स बोला गया। इसमें क्या हुआ? रेवेन्यू और सिविल जस्टिस जो था यहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू किया, खासकर जो रीजन था बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन में। अगर 1858 की बात करें, आपको पता है जो झांसी की रानी थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, वो शहीद हुई 1858 में, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ? स्पॉय म्यूटनी हुई, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ही 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया की गवर्नेंस के ऊपर। ये जो रूल चला ये कब तक चला? जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। इंडिपेंडेंस, अच्छा आपको तो मतलब ये पता होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस के साथ साथ, यानी कि हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ एक संविधान की भी ज़रूरत थी, ठीक है। हमें नीड थी कि हमारा खुद का एक संविधान हो ताकि हम अपनी ही कंट्री में रूल्स बना सके, रेगुलेशंस बना सके, ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी कंट्री में। ये ना हो कोई बाहर का रूल बनाए और इम्प्लीमेंट हमारी कंट्री में करे, ठीक है। जैसे हमारा घर है, घर में हम चाहते हैं कि हमारे ही रूल्स हो, कोई बाहर का आके इंटरफेयर ना करे, इसलिए हमें अपने ही संविधान की ज़रूरत थी। ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया? ये आइडिया एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत थी? संविधान की ज़रूरत थी। संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी क्रिएट किया गया इस पर्पज़ के लिए। कब किया गया? 1946 में। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया, ठीक है। इसको हमने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। 26 जनवरी 1950 में संविधान को इम्प्लीमेंट किया। 26 नवंबर 1949 में हमने अपने संविधान को अपनाया, यानी कि अडॉप्ट किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी रूल जो 1773 टू 1858 तक चला। उसके बाद है क्राउन रूल। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपनी रूल। क्राउन रूल जो कवर करूंगी मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल 1773-1858। कंपनी रूल में पहले तो सबसे पहला एक्ट जो लाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया।
रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है? चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। वो कैसे किया गया? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या कर रही है, ये रॉ मटेरियल ला रही है इंडिया से, ठीक है। कहाँ? ब्रिटेन में। क्लियर? ब्रिटेन में क्या ला रही है? ये रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड बना के फिर से कहाँ बेच रही है? ये इंडिया में, ठीक है। आई होप ये सही रहेगा, बट समझने के लिए ठीक है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से यहाँ पे फिनिश गुड बेच रही थी महंगे दामों में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जाके क्या कर रही थी? मतलब मस्ती कर रही थी पूरी, कि यहाँ पैसा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तो ब्रिटिशर ने क्या क्या किया? इनको कंट्रोल करना, इनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। वो उसमें आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी रूल के तहत। आइए हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। क्लियर? सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। क्लियर? रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किसके? कंपनी के। फाउंडेशन रखा गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। फीचर्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, और आगे भी फ्यूचर में जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी आने के बहुत चांसेस हैं। डेजिग्नेट किया गया, यानी कि नामांकित किया गया किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो गवर्नर ऑफ बंगाल है जो फर्स्ट बने थे वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ये प्लीज़ याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी के साथ साथ इनकी सहायता के लिए 4 मेंबर्स को क्या किया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट जो है, इसके साथ साथ जैसे हमने पढ़ा क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल न्यू पोस्ट निकल के आई, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी, इसको सबॉर्डिनेट रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। सबॉर्डिनेट मतलब इनके अंडर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी इंडिपेंडेंट थी एक वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया कलकत्ता में 1774 में, और उसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 3 अदर जजेस, मतलब 4 मेंबर्स की बॉडी क्रिएट की गई। आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आज के टाइम में इन प्रेजेंट कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो है शरद अरविंद बोबडे। हाल ही में अब चेंज होने जा रहे हैं एनवी रमना। जो एनवी रमना जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ? कंट्रोल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कंपनी के ऊपर जो रेगुलेशंस लगाए गए। और इसी के साथ साथ रिक्वायर किया गया, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक पोस्ट निकल के आई, एक सेपरेट ऑफिस निकल के आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ये गवर्निंग बॉडी थी, किसकी थी? कंपनी की। ये क्या करती थी? रिपोर्ट बनाती थी रेवेन्यू के ऊपर, इंडिया के रेवेन्यू के ऊपर, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर। और क्या करती थी? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट करती थी। ये था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए, इसके फीचर्स क्या क्या थे? डिस्टिंग्विश किया गया किस किस को? कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को। कमर्शियल यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड चीज़ें, और राजनीतिक जो फंक्शन है कंपनी के, उनको क्या किया गया? डिस्टिंग्विश किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या हुआ? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मैनेज करने लगी कमर्शियल अफेयर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, सी से क्या है? कोर्ट है, और सी से ही कमर्शियल अफेयर क्या है? मैनेज करना शुरू कर दिया गया। कमर्शियल अफेयर की अगर बात करें, वो तो मैनेज कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बट पॉलिटिकल अफेयर्स बच गए। उसके लिए क्या क्रिएट किया गया? न्यू बॉडी को क्रिएट किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये मैचअप के लिए आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो मैनेज करना शुरू किया उसने पॉलिटिकल अफेयर्स को, और साथ ही इस्टेब्लिश हुआ सिस्टम किसका? डबल गवर्नमेंट का। बाद में इसको जाके अबॉलिश कर दिया गया था।
बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो सुपरवाइज और डायरेक्ट करती थी जितने भी ऑपरेशंस है रिलेटेड टू सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट, रेवेन्यू जो है ब्रिटिश पोजेशंस का इंडिया में। ठीक है, जो एक्ट है वो सिग्निफिकेंट करता है टू रीजंस को। जैसे फर्स्ट, जो कंपनीज की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, ठीक है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन देखने को मिला इंडिया में। सेकंड जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल किया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में। इसी के साथ साथ एक्ट आया 1786 का, उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। टू डिमांड्स इनके द्वारा एक्सेप्ट की गई, जैसे जो पावर रहेगी ओवरराइड किया जाएगा जो डिसीजन है काउंसिल का स्पेशल केसेस में, और जो कमांडर इन चीफ हैं ये उसके मतलब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये कमांडर इन चीफ भी रहे। एनेक्ट किया गया एक्ट 1786 का, बोथ जो प्रोविजंस है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1783। चार्टर एक्ट की जो सीरीज़ है वो बहुत सारी हैं, बट हमने वही पढ़नी है जो अपने संविधान से रिलेटेड है, जिससे संविधान हमारा निकल के आया, ठीक है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू पॉल साइंस। चार्टर एक्ट 1793 की अगर बात करें, ओवर राइडिंग पावर जो थी वो एक्सटेंड हुई, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी रिलेटेड टू काउंसिल, जो ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स थे और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के। गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी और जो उन्होंने कंट्रोल किया गवर्नमेंट जो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास, ये किसके सबॉर्डिनेट थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। एक्सटेंड की गई ट्रेड मोनोपोली किसकी? कंपनी की इंडिया में फॉर अनदर पीरियड 20 ईयर्स के लिए। प्रोवाइडेड था कमांडर इन चीफ वर नॉट अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि जो कमांडर इन चीफ थे वो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर नहीं थे अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। मेंबर्स को क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनको पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज़, मतलब यानी कि जैसे इंडियन रेवेन्यूज़ से रिलेटेड जो भी है चीज़ें, जैसे पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है स्टेट्स में, ठीक है, तो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट जो 1813 का है, इसमें क्या किया गया? जो ट्रेड की मोनोपोली थी कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो इंडियन ट्रेड था थ्रोन अप हुआ, जितने भी और ब्रिटिशर मर्चेंट्स थे, कंटिन्यू रही इसकी जो मोनोपोली है कंपनी की, यानी कि जो ट्रेड है टी से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं व्यापार से रिलेटेड चाइना के साथ, वो इसमें कंटिन्यू रहा। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। कौन से एक्ट के तहत जो चाइना से हमने ट्रेड किया, व्यापार किया रिलेटेड टू टी, कौन से एक्ट के तहत इसको कंटिन्यू रखा गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट जो रहती हैं चीज़ें ब्रिटिश क्राउन की ओवर कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। अलो किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब जो अपने धर्म का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, उनको इंडिया में अलाउ किया गया। किस पर्पस के लिए? ज्ञान देने के लिए, एनलाइटिंग देने के लिए लोगों को। स्प्रेड हुआ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन यानी कि ब्रिटेन के जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसको क्या किया गया? स्प्रेड किया गया। पढ़ाई जो है लोगों को, बच्चों को ज़्यादा देनी शुरू कर दी गई। इनहेबिटेड देखा जाए ब्रिटिश टेरिटरीज़ का इन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला रिलेटेड टू वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वो फैला। अभी भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशन ही आपको देखने को मिलता है। अथोराइज किया गया लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में, ताकि जो इम्पोज किए जाए टैक्सेस किसके ऊपर? पर्सनस के ऊपर। दे कुड ऑल्सो पनिश पर्सन, उनको ब्रिटिशर्स क्या करते थे? लोकल गवर्नमेंट क्या करती थी? जो अगर टैक्स पे नहीं करता उसको स्ट्रिक्ट पनिशेबल किया जाता था। जैसे मूवीज़ में आप देख ही सकते हो, ठीक है, कई मूवीज़ में शो कर रखा है कि जो टैक्स वगैरह है अगर नहीं दिया जाए, कर ना दिया जाए, तो उसको पनिश किया जाता है। जैसे लगान मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें भी ये सब शो कर रखा है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उनको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया।
और साथ ही साथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी इनके अंडर रख दी गई। फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी जो है इंटायर टेरिटोरियल एरिया की पोजेस जो की गई थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। डिप्राइव कर दिया गया मतलब छीन ली गई उनकी जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स थी लेजिस्लेटिव पावर्स को उनको छीन लिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया में। जो लॉज बनाएंगे अंडर प्रीवियस एक्ट के द्वारा बनाएंगे उसके अंडर ही बनाएंगे उसको बोला गया रेगुलेशंस। जो लॉज बनाएंगे अंडर एक्ट उसको बोला गया एक्ट्स बोला गया। ठीक है। एंड किया कि जो एक्टिविटी है ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल बॉडी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी निकल के आई। फिर चार्टर एक्ट जो 1833 है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम जैसे ओपन कंपटीशन है किसकी सिलेक्शन के लिए सिविल सर्वेंट की सिलेक्शन के लिए। बट इंडियंस को इससे वंचित रखा गया था। इंडियंस इसमें अलाउ नहीं थे। आगे जाके इसको अलाउ कर दिया जाएगा किसके अंडर कंपनी के अंडर। प्रोविजन जो है निगेटेड किए गए आफ्टर ऑपोजिशन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। ये लास्ट सीरीज मानी जाती है चार्टर एक्ट की। 1793 टू 1853 है। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ हमने वही चार्टर एक्ट करने हैं जो हमारे संविधान से रिलेटेड हैं सारे नहीं करने हैं। सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के। ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पहले तो ये पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है। हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव दूसरा है एग्जीक्यूटिव थर्ड है जुडिशरी। ठीक है। तो फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया को। लेजिस्लेटिव का क्या काम रहता है कि लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का उस लॉ को एग्जीक्यूट करना यानी कि इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का क्या काम रहता है जो एग्जीक्यूट जो चीज़ें हुई हैं लॉज हुई हैं उसको क्या करना है रिव्यू करना। अगर वो बिल वो एक्ट संविधान के हिसाब से नहीं है तो उस जुडिशरी के द्वारा नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है। मीडिया तो आप जानते ही हो चीज़ों को क्रिटिसाइज करती है। ठीक है। प्रोवाइड किया गया इसमें 6 न्यू मेंबर्स को जो बोला गया उसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर किसमें काउंसिल में। अगर आगे बात की जाए इस्टेब्लिश किया गया सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी ठीक है ये फंक्शन कर रही थी एज अ मिनी पार्लियामेंट यानी कि मिनी पार्लियामेंट बोला गया इसको मतलब हमारे पार्लियामेंट की नींव रखनी शुरू कर दी गई। बट जो प्रोसीजर था वो कैसा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोसीजर चलता है वैसे ही अडॉप्ट किया गया सेम प्रोसीजर। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम जो सिलेक्शन था सिविल सर्वेंट्स का। यहाँ पे अलाउ कर दिया गया इंडियंस को बट तोल कर इनकी सिलेक्शन शुरू की मतलब जो इसके लायक है। अगर देखे जाए मैकॉले कमेटी जो है कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंट किया गया इसको 1854 में। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर ऐड ऑन किए गए उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया बाय लोकल प्रोविंशियल के द्वारा प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल के द्वारा गवर्नमेंट थी जो मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा। ये था चार्टर एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्राउन रूल करेंगे। ये आपका कंपनी रूल कंप्लीट हुआ। क्राउन रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस जो भी क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं उसके आंसर्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स होंगे इस लेक्चर के रिगार्डिंग प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा क्योंकि शेयर करने से ही आपको चीज़ें और आएंगी। ठीक है। ये नहीं है कि आप शेयर नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं आएगी ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। जितनी पढ़ाई आप शेयर करोगे उतनी ही भगवान आपको पढ़ाई देगा। ठीक है। ये फैक्ट है। क्लियर। देखने के लिए शुक्रिया। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।